मैं महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जो हजारों साल से सनातन से जो संस्कृति रहा, हे राम महात्मा गांधी की सबसे प्रिय शब्दों में से, उस विरासत को बचाने की लड़ाई भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के जरिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। मैं गांधी जी जैसा बनने के प्रयास में हम उनके 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। प्रयास मैं करता हूँ कि उनके जीवन के आधार पे आगे बढ़ें, लेकिन उनके 100वें हिस्से की भी बराबर मैं नहीं हूँ। कोई तुलना ही नहीं है उनसे। और हम लोगों के लिए चुनाव और लोकतंत्र आसान बनाता है उनके रास्ते जाने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हमारे साथ बक्सर से चुने हुए सांसद सुधाकर सिंह हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव संपन्न हुए अब 4 दिन 5 दिन हो गए हैं और अब कल शपथ ग्रहण होने की बात हो रही है। लगता है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के परिणाम को कैसे देखते हैं। पहले तो आपको शुभकामनाएं जीत की। महाखबर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्कार। इस देश की आस्था श्री राम और इस देश की आत्मा महात्मा गांधी और दोनों के केंद्र में संविधान जनित चुनाव जीत कर आप आए हैं। कैसा रहा आपका पूरा सफर? मैं महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जो हजारों साल से सनातन से जो संस्कृति रहा, हे राम महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शब्दों में से, उस विरासत को बचाने की लड़ाई भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के जरिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जय श्री राम के नारे के अपभ्रंश के साथ जो देश की सत्ता में जो लोग आए हैं, उन्होंने उनको हे राम के अनुयायियों ने अयोध्या सीट पर ही हराने का काम किया। यह जिस तरीके से हमारे इतिहास पुरुषों को चित्रित करने का जो प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके व्यक्तित्व को बदलने का जो प्रयास किया, उसका प्रतिफल है भारतीय जनता पार्टी की हार इस देश में। और बहुमत से नीचे चले गए लोग। कोई परिस्थिति बहुत अनुकूल थी। मीडिया के एक बड़े धड़े के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए भ्रमजाल, 400 पार के नारे का जिस तरीके से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के जरिए समर्थन दिया गया और किया गया, जिसके चलते परिणाम केवल सत्ता में किसी तरह से बने रह गए। अन्यथा अगर बराबरी का मिला होता प्लेटफॉर्म, तो भारतीय जनता पार्टी 200 सीट से नीचे चली गई होती। आप गांधी जी पर आपका शोध है, गांधी जी को आप लगातार पढ़ते हैं, जीवन के सिद्धांत भी आपके महात्मा गांधी के उस पे आधारित हैं। ऐसे में राजनीतिक जीवन में कितना कठिन है या उनके सिद्धांतों पर जीना मुश्किल है? मैं महात्मा गांधी का सबसे बड़ा अनुयायी हूँ। मेरे से भी बड़ा अनुयायी लोग होंगे। मैं गांधी जी जैसा बनने के प्रयास में हम उनके 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। प्रयास मैं करता हूँ कि उनके जीवन के आधार पे आगे बढ़ें, लेकिन उनके 100वें हिस्से की भी बराबर मैं नहीं हूँ। कोई तुलना ही नहीं है उनसे, किसी की हो भी नहीं सकती। और हम लोगों के लिए चुनाव और लोकतंत्र आसान बनाता है उनके रास्ते जाने से। उनके रास्ते चलने से पूरी चुनावी प्रणाली और लोकतंत्र और सरकार बहुत आसान राह बना देता है उनके सिद्धांतों के जरिए। आप देखते होंगे जो किसान आंदोलनों में हम लोग जो लगे हुए हैं, महात्मा गांधी इस देश के किसान आंदोलन के प्रणेता, इस आज़ादी के महायोद्धा को आज मैं नमन करने यहाँ पहुँचा चुनाव जीतने के बाद राजघाट पर, और याद किया कि हम उनके पद चिन्हों पर कैसे हम आगे और बढ़ते रहें। आप लगातार किसानों की बात करते हैं। बिहार सरकार में भी किसानों की बात उठाते उठाते आपकी इतनी बातचीत बढ़ गई कि आपने वहां से रिजाइन दिया और फिर अब जीत कर यहाँ दिल्ली की संसद में आए हैं। पूरे देश का किसान आपको बहुत
आशा भरी नजरों से देख रहा है, उन किसानों के लिए क्या योजनाएं होंगी और कितनी उनकी बातें मुखर होंगी? हम लोगों ने जो सर्वानुमति हासिल किया इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बीच, उसमें प्रमुख हमारे जो मुद्दे हैं कि इस देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक गारंटी कानून बने, और उस कानून के लिए हम लोग लगातार इस पार्लियामेंट के भीतर और बाहर भी संघर्ष करेंगे कि वह कानून आए जिससे किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित हो। एक बड़ी आबादी देश की 70% अभी भी कृषि अर्थव्यवस्था पर जीवित है। दूसरा है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश कैसे बढ़े। निवेश लगातार घटते जाने से, सरकारी निवेश घटते जाने से खेती घाटे में तब्दील होती जा रही है। किसानों के सुनिश्चित आय के लिए किस तरीके से मंडियों का जाल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से बढ़े, खासतौर से बिहार जहां मंडी कानून 2006 में ही समाप्त कर दिया गया था, उसकी लड़ाई में ही मैंने वहां इस्तीफा दिया था, वह आगे भी जारी हम लोग रखेंगे, क्योंकि बिना किसानों को समृद्ध बनाए आप इस देश का विकास नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी आय से, आमदनी से ही जो प्राथमिक क्षेत्र में हमारे जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के परिवार के बच्चों को वहीं से, उसी पैसे से वो हासिल होता है। हम लगातार एक पिछड़ते जा रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार ही है कृषि। अब कृषि पिछड़ गया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पिछड़ गया। ये शहर केंद्रित जो अर्थव्यवस्था को विकसित करने का जो नरेंद्र मोदी का प्रयास, चंद विकास के टापू खड़ा करने से नहीं होगा। दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, इसी ट्रायंगुलर में नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं और उनकी सरकार फंसी हुई है। सारी योजनाएं और निवेश वहीं पर चले जा रहे हैं, और जरूरी आधारभूत संरचना ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण सड़कों का सवाल हो, छोटे छोटे पुलिया का सवाल हो, कनेक्टिविटी का सवाल हो, या हाट मंडी का विकास का सवाल हो, वो तमाम अछूता रह जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर समेकित रूप से हम लोग इस सवाल को खड़ा करेंगे। आपका फलक अब बड़ा हुआ है, आप विधानसभा से अब लोकसभा में आए हैं। तमाम, मैं तो क्षेत्र भी घूम रहा था, बहुत सारे युवा हैं, कृषि के करने वाले लोग हैं, तमाम लोग ये चाहते हैं, बेरोजगारों की बहुत आशा है कि आप जीत कर आएंगे, रोजगार देंगे। क्योंकि आप चुनावी अपने जो जनसभा कर रहे थे उसमें भी कह रहे थे कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, हम 8,000 पेंशन देंगे। तो लोगों की आपके प्रति बढ़ी है, वो कैसे निर्वाह करेंगे? आपने ठीक से उसको अध्ययन करिए। हमारी इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तो हम लोग देश में 1 करोड़ पक्की सरकारी नौकरी देंगे। हमारी इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तब, तो हमारी तो सरकार बनी नहीं जी। लेकिन इन विषयों पर तो हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के भीतर जी। कि आखिर पक्की सरकारी नौकरी आप क्यों नहीं दे सकते, अग्निवीर योजना क्यों चलाने की जरूरत है देश में, सरकारी तंत्र में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी की क्यों जरूरत है, जब आदमी की जरूरत है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों। किसी की सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का नैतिक दायित्व है। जहां एक तरफ जो विभाग चलाने वाले लोग की तनख्वाह 3 लाख के आसपास हो, उसी विभाग में पानी पिलाने वाला, चपरासी या कोई भी काम करने वाला सफाई कर्मी वो 10,000 क्यों। दिल्ली जैसे महंगे जगह में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 10 से 15,000 लोगों में लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। क्या इसकी चिंता सरकार के स्तर पर नहीं होना चाहिए? जब वही सरकार की नीति बनाने वाले 3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, उनको घर अलग से मिल रहा है, उनको गाड़ी अलग से मिल रहा है, परिवहन की सुविधाएं अलग से मिल रहा है, तो इससे जाहिर है कि हमारे अर्थव्यवस्था में ताकतवर के लिए अलग कानून और कमजोर वर्गों के लिए अलग कानून जो बनाने की जो नई परंपरा है, यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। ये ऐसी व्यवस्था तानाशाहों के यहाँ जमाने में होता है, यहाँ तानाशाह लोग हैं, कोरिया में, रसिया में, वहाँ होता है। तो क्या भारत भी उसी तरफ बढ़ रहा है जहाँ कमजोर लोगों के लिए कानून इस तरह से बनाए जाए? खासतौर से उन लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, एक देश 2 विधान नहीं चलेगा का नारा लगाने वाले लोग। एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किसानों से संबंधित है। देश में कृषि फीडर बनाए जा रहे हैं
और उसमें लिख दिया लोगों ने, कानून बना दिया कि हम 8 घंटे बिजली देंगे। अब बताइए, किसान 8 घंटे पटवन करके 16 घंटे क्या करेगा? किसी को खेती के लिए न्यूनतम 16 घंटे चाहिए बिजली जी। लेकिन कानून बना दिया 8 घंटे। वही जब शहर में है तो आप 24 घंटा में 24 मिनट बिजली कट जाए तो देश के मीडिया के हेडलाइन होते हैं कि 24 मिनट दिल्ली में बिजली कट गया। लेकिन गांव में खेतों में 16 घंटा बिजली नहीं रहती, यह किसी मीडिया के विमर्श में नहीं आना। जाहिर सी बात है कि ताकतवर के पक्ष में लोग खड़े हैं। लोकतंत्र बना था इस उम्मीद से कि देश की संसद हो या न्यायपालिका हो या मीडिया हो, जो 4 खंभे हैं स्तंभ लोकतंत्र के, वह आम जनों के पक्ष में इस बातों को चर्चा करेंगे। इससे जाहिर है कि कठिन दौर में जरूर हम लोग हैं कि नीतिगत मसलों पर सहमति और सर्वानुमति खोजना हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन है। लगातार सरकार कह रही थी पिछले 10 सालों से कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों के लिए हित के काम किए जाएंगे। लगातार विज्ञापन आया कि एमएसपी दिया जा रहा है, लेकिन आप चूंकि जमीन से हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है या बस ये चुनावी वादे रहे? देखिए, हम आंकड़ों के जरिए देखें, अगर हम जमीनी हकीकत को छोड़ दें तो सरकारी आंकड़ों के जरिए अगर इसको हम देखें साक्ष्य के रूप में, तो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने किसानों के लिए 6% सरीना ही अनाज का दाम बढ़ाई है। और इन 10 सालों में लगातार मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन 5% से 6% के आसपास रहा है। तो वास्तविक रूप से आप देखें तो किसानों के फसल का दाम 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया गया 10 सालों में। लेकिन जब खर्चे की बात करें, आप देखेंगे कि डीएपी जो था उसमें सब्सिडी मुक्त कर दिया गया। 500 की डीएपी 1500 में मिलती है। डीजल तब 60 रुपये थे, अब 110 रुपये में डीजल है। गैस के जो सिलेंडर थे 400 से वो 1200 हो गए। मजदूरों के भी तनख्वाह बढ़े हैं, बिजली के भी कनेक्शन के पैसे बढ़ गए हैं, जो खेतों में पटवन के लिए जब बिजली का जो उपयोग करते हैं। तो सवाल यह है कि ईंधन के दाम बढ़ गए, सब्सिडी खत्म होने से उर्वरक के दाम बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गया, तो किसानों के खर्चे हो गए दोगुना और उसके दाम वहीं के वहीं हैं। तो घाटे वाली खेती हुई, दोगुना आमदनी कहाँ हुआ? जो आमदनी थी भी वह भी समाप्त हो गया। अरे आरबीआई के आंकड़े में जो हमारा सेविंग होता था देश में, जो बैंकों में जो पैसे जमा होते थे हर साल जो इंक्रीज कर रहा था, वो लोएस्ट है। जब फार्म सेक्टर में और देश की एक बड़ी आबादी के पास जब बचत नहीं है तो बैंक में नहीं जमा कर रहे हैं लोग। बड़े लोग व्याख्या करते हैं टीवी चैनल पर कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड में तो बड़े लोग पैसा लगाते हैं, या सरकार की नौकरी या प्राइवेट की बड़ी नौकरियां हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो म्यूचुअल फंड नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वहां तो सीधे पैसा का जो बचत होता है सीधे सेविंग अकाउंट में बैंक में जाकर नेशनलाइज बैंक में जमा कर देते हैं, एफडी के रूप में कर दें या बचत के रूप में रख दें। तो ये इस तरीके से आंकड़ों के साथ इस देश में हेरा फेरी कर करके व्याख्या किया जा रहा है, दुखद है। और आप देखे होंगे कि इस चुनाव में एनडीए की सीटें भारी तादाद में घटी हैं और वह बच भी गई तो मीडिया के नैरेटिव के जरिए। आप लगातार संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, ये पहली बार देखने को मिलेगा कि सड़क, संसद, संविधान, सुधाकर 4 रेयर एस कॉम्बिनेशन है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई कॉम्बिनेशन का विषय नहीं है। एक बात तो तय है कि जिन हम नीतियों के आधार पे, जिन विचारों के आधार पे राजनीति में अभी तक आए हैं, हम लोग का उम्र करीब 48 साल हो रहा है, उनसे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। सीधे जाहिर सी बात है कि जब चुनाव लोगों ने जिताया तो इसी रूप में जिताया मुझे कि हम उनकी बातों के हक की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये आगे भी बढ़ेगा, जो राज्य स्तर पर था अब देश स्तर पे होगा। और ये हम लोग 5 साल में देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि पार्लियामेंट के पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग एक सक्रिय रूप से बहस में भी शामिल होंगे,
बहस में हस्तक्षेप भी करेंगे और नीतियों में बदलाव भी लाएंगे। जितना ताकत से तेजस्वी यादव लड़ रहे थे, उम्मीद की जा रही थी कि बेहतर प्रदर्शन होगा, लेकिन उस मुताबिक नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, सीटों की संख्या के रूप में आप देखें तो एक सीट हमारे पास बिहार में था, जो बढ़कर हम लोग 10 सीट पर चले गए, तो 10 गुना हमारा इजाफा हुआ। मत प्रतिशत भी हम लोग काफी बढ़े हैं। जो हम पहले 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख से पिछड़ गए थे, अब 10,000, 20,000, 30,000 से पिछड़े हैं। मैं अभी भी कहा कि लेवल प्लेइंग नहीं था। संसाधनों के मामले में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम लोगों से 10 गुना ज्यादा उनके पास साधन था। इलेक्टोरल बॉन्ड की भी आप हिसाब किताब देखे होंगे। और मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, वह उम्मीद के विपरीत 90% लोग मोदी 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 कर रहे थे। मोदी जी स्लोगन दिया 400, तो मीडिया ने एक ओपिनियन पोल दिखाया 400। मोदी ने कहा कि हम 400 जीतेंगे, तो एग्जिट पोल दिखाया लोगों ने 400। तो एक देश के 100% वोट में से 5% ऐसा वोट है जिसको फ्लोटिंग वोट कहते हैं, वो जीतने वाले के साथ जाना चाहता है। वो है लोग कुछ शहरों में बसे हैं, कुछ हैं ऐसे लोग जो सरकार की सुविधाओं पे पलते बढ़ते लोग हैं। उन 5% लोगों को लगा कि मोदी ही आ रहे हैं, तो उन लोगों ने वोट दे दिया। अगर वो 5% वोट आप न्यूट्रल तरीके से इस देश में बताए होते, तो ये 5% वोट यूपीए को गया होता, तस्वीर बड़ी साफ थी, 200 से नीचे रहते लोग। आप जिस लोकसभा से चुन के आते हैं, बक्सर लोकसभा है, बक्सर में एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं कि एक तरीके से था। बक्सर के लिए आपके पास आगे का रोड मैप 5 सालों का क्या होगा? बक्सर के लिए सबसे जरूरी है 1 साल के भीतर चौसा जो बिजली घर है उसको स्टार्ट कराना, निक्रिस पंप को चालू करना, हमारा एक मलई बराज है उसको चालू करना, हर खेत तक पानी पहुंचाने के क्रमबद्ध तरीके से सुधार करना, हर खेत तक बिजली के कनेक्शन पहुंचे उसके लिए 1 साल के भीतर बेहतर प्रयास करना, मेडिकल कॉलेज को हर हाल में 2 साल में वहाँ पे स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए मेडिकल कॉलेज को शुरू करा देना, रेलवे की जितने ओवरब्रिज नहीं होने के चलते जो जाम लगे रहते हैं, पूरा बक्सर जिला परेशान रहता है, उस सभी ओवरब्रिजों को 1 साल के भीतर, 1.5 साल 2 साल के भीतर शुरू करा देना, पूरा करा देना, शुरू नहीं पूरा करा देना। जितनी जर्जर सड़कें हैं उसको मरम्मत करा देना। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको हम लोग 1 से 2 सालों के भीतर हम लोग इसको कुछ कामों को खत्म कर देंगे, कुछ कामों का हम शुरुआत कर देंगे। जी शुक्रिया। ये हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह थे जो बता रहे थे कि इनकी आगामी योजनाएं क्या होंगी। ये बक्सर में लग रहे जाम से बहुत त्रस्त थे, बक्सर में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, बक्सर में सड़क नहीं है, बक्सर में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त करेंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।